नमस्कार। आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपथ योजना की चर्चा करेंगे जो हाल ही में पब्लिश्ड हुआ है। तो हम पहले जानते हैं कि यह अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना एक सेना की भर्ती है जिसमें हम आर्मी, थल सेना, नेवी और एयरफोर्स में सेनाओं की भर्ती ले रहे हैं, जिसमें जो युवा हैं उसको 10th पास होना और 11th पास होना कुछ मामले में जरूरी है। और आयु सीमा जो है 17.5 से 21 वर्ष के युवा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम क्रांतिकारी स्कीम कह सकते हैं क्योंकि ऐसी स्कीम अन्य देशों में भी ऐसी स्कीम एस्टेब्लिश हुआ है और वो फंक्शनिंग कर रहा है। परंतु अगर हम इस अग्निपथ वीरों की चर्चा करें तो इनमें कुछ पॉजिटिव थिंग भी है और कुछ निगेटिव बातें भी हैं। पहले हम पॉजिटिव थिंग की बात करेंगे, देन आफ्टर डिस्कस अबाउट निगेटिव थिंग। पहले जो हम बात करेंगे कि इनमें यह जो प्रक्रिया है यह ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के मुताबिक इसका रिजल्ट आएगा। यह 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती होगा और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। 90 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परंतु बात यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ जिसकी भर्ती होगी पीपल का उनका जो क्राइटेरिया है वह 4 सालों के लिए ही होगा, 4 इयर्स के लिए ही इसमें भर्ती होगा। बच्चा मैट्रिक पास हो गया या इंटर पास हो गया तो इसमें भर्ती ले सकता है, परंतु केवल यह जो जॉब है वह कितने साल का है? 4 साल का है, जिसमें एक और यह काम किया जाएगा कि जो 100% इसमें जो भर्ती होगा उसमें से 25% 4 साल के बाद जो 25% सेना होंगे उन्हें तो परमानेंट कर दिया जाएगा, परंतु जो 75% सेनाएं हैं उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो 25% युवा जो भर्ती होंगे जिसका परमानेंट होगा वह ऐसे ही इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर से कुछ इन तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनकी क्राइटेरिया उस समय डिसाइड किया जाएगा कि आखिर इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे इसमें आगे इन लोगों का अप्लाई होगा। परंतु जो 75% आते हैं इनकी कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पहले हम इनमें सैलरी की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो व्यक्ति जाएगा उसको तो मेन मोटिव क्या है कि सैलरी कमाए, सैलरी मिले और वह अपना जीवन निर्वाहन करे और अपने परिवार का जीवन निर्वाहन करे और अच्छे से अपना लाइफ चलाए। जो पहले ईयर में जो सेना का जो सैलरी मिलेगा वह पहला 30,000 होगा, परंतु जो हाथ में मिलेगा वह 21,000 मिलेगा और कट जाएगा 9,000 और अलग से जो गवर्नमेंट जमा करेगी वह 9,000 जमा करेगी। फिर सेकेंड ईयर की बात आती है, 33,000 मिलना चाहिए, परंतु 23,100 रुपये मिलेगा हाथ में और 9,900 रुपये कट जाएगा और 9,900 रुपये गवर्नमेंट फिर उनके खाते में जमा करेगी। तीसरे साल में 36,500 रुपये मिलना है, परंतु हाथ में जो सेनाओं के मिलेगा वो 25,580 रुपये मिलेगा और कट जाएगा 1,950 रुपये, 10,950 रुपये और फिर 10,950 रुपये गवर्नमेंट उसमें उनके खाते में जमा कर देगी। फिर वैसे ही जब 4th साल आएगा उस समय 40,000 मिलना चाहिए, परंतु मिलेगा 28,000, 12,000 रुपये कट जाएगा और 12,000 रुपये गवर्नमेंट उनके खाते में जमा करेगी। टोटल जब रिटायरमेंट होगा 4 साल के बाद तो व्यक्ति के पास 4 साल के बाद 5.02 लाख रुपए होगा, परंतु उसका सब ब्याज वाज जोड़ के उनको 11,07.1 लाख रुपए सेवा निधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेगा।
बात यहाँ पे यह आती है कि आखिर जो इतने पैसे मिल रहे हैं उससे हमको एक पॉजिटिव थिंग यह लगता है कि मान लीजिए 4 साल के बाद बंदा रिटायर हो गया। पहले तो जो मैट्रिक पास करके बंदा निकलता है, इंटर में 2 साल, उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करेगा तो 4 साल या 3 साल लगेगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो बंदा यहाँ पे 10th पास के बाद भर्ती होगा उसको 4 साल जब वो रिटायरमेंट के बाद निकलेगा तो उसे 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक चीज और देखें कि ऐसे नॉर्मली बंदा भी जो होता है वह क्या करता है, 4-5 साल पढ़ाई किया, इंटर बाद वो अपना जॉब सिक्योर करने के लिए अलग से कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके पास कितने बच्चों का यह होता है कि फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा लो है तो उसे पैसा मिल और उसे आगे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बंदा यहाँ से निकलेगा उन्हें हाथ में कितना लाख रुपए होगा, मान लीजिए टोटल 12 लाख जो रुपए होगा, उससे वह बंदा आगे की पढ़ाई कर सकता है, जरूर कर सकता है। परंतु यहाँ पे बात एक और चीज है, जो व्यक्ति आर्मी से निकलेगा क्या वह फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा किसी पढ़ाई के लिए? उसका तो ऐसे ही उम्र जब वो निकलेगा तो 21 बरस हो गया होगा, 21-22 बरस हो गया होगा। उसके बाद कौन बच्चा चाहेगा? कुछ चाह सकते हैं कि हाँ वो अपना जब ग्रेजुएशन करें तो उसमें 3-4 साल लग सकते हैं। उसके बाद जो अगर 10th के बाद भी निकला है तो उसे तो 12 का सर्टिफिकेट मिल ही गया है ना, तो 12 का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकता है। परंतु यहाँ पे एक और चीज देखने की बात है कि यह सबकी बस की बात नहीं है। अब हम एक और चीज समझते हैं और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मी में जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम माँ भारती के सेवा के लिए जाते हैं। हम कोई जॉब के लिए नहीं जाते, पैसा रुपया कमाने के लिए नहीं जाते, हम माँ भारती की सेवा के लिए जाते हैं। हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जाते हैं और उस सुरक्षा के लिए इन जो अग्निवीरों की जो भर्ती है और उनका जो ट्रेनिंग का समय दिया गया है वह 6 मंथ के लिए दिया गया है। मुझे यह बहुत नामुमकिन लगता है और बड़े बड़े जो इनके चीफ हैं और रिटायरमेंट ऑफिसर हैं उनका कहना है कि 6 महीना में हम किसी भी सेना को इतना ट्रेंड नहीं कर पाएंगे कि वो अपने माँ भारती की सेवा कर पाए, क्योंकि इनमें कम से कम 7 से 8 साल एक नॉर्मल सेना के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अच्छे से उसको पॉइंट आउट करना, ट्रेंड करना समय जरूरी है। मान लीजिए 6 महीना तो संभव ही नहीं है, बचा हम कह सकते हैं कि 2 साल कम से कम इन्हें ट्रेनिंग करने में और अपने आप को डेवलपमेंट करने में लगेगा। उसके बाद ये बंदा क्या करेगा? 2 साल तक ही जॉब करेगा। अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव थिंग। पॉजिटिव थिंग में यह बात है कि आजकल जो सेना का क्राइटेरिया है और सेना की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड हाई टेक इक्विपमेंट आ गया है जो एयर फैसिलिटी इंटेक्स से लेस है। और हम यह कह सकते हैं कि इन बच्चों को किशोरावस्था में तो इन्हें जॉब दे रहे हैं, परंतु युवा अवस्था में इन्हें हम क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं। ये एक समझने की बात है। परंतु बात यहाँ पे एक और चीज है कि आखिर यह क्यों जरूरत पड़ा कि हम 4 साल के लिए ही इन्हें हम भर्ती ले सकते हैं, हम इसको परमानेंट भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह एक चीज देखना होगा कि अग्निवीर जो स्कीम आई हुई है यह एक मिस फीलिंग आई हुई है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर जो बजट में जो रेवेन्यू का बजट बढ़ते जा रहा है, पे एंड पेंशन का जो बजट बढ़ते जा रहा है, इसकी भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था, इसको कम करना जरूरी था। दूसरी बात यह आती है कि गवर्नमेंट के यह ऊपर प्रेशर था कि पेंशन को किसी तरह से कम किया जाए। दूसरा प्रेशर यह था, एवरेज जो एज था वह पहले 26 था, जिसे घटाकर हमने क्या किया है? 21 कर दिया है।
जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जवानों का जो ट्रेनिंग है वो मैक्सिमम 2 साल तक चलेगा। 6 महीना ट्रेनिंग चलेगा यह नामुमकिन है, परंतु जैसे उन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा 2 साल के बाद तो वो लोग रिटायर हो जाएंगे। और उनसे अगर हम देशभक्ति की बात करें तो उनमें यह कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही जवानों को यह पता होगा कि हम जिस माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित करने आए हैं उनमें तो मात्र 4 साल का ही समय है। 4 साल में हम माँ भारती की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे, इससे उन लोगों का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो सकता है। पहली बात तो मैं यह साफ कर देता हूं कि सेना कोई रोजगार की चीज नहीं है। जो लोग सेना में आते हैं वह तन मन और धन से माँ भारती की सेवा के लिए निछावर होने के लिए आते हैं। रही दूसरी बात कि जो तत्कालीन गवर्नमेंट है वह युवा अवस्था को जॉब देने की स्थिति में नहीं है। हम मान सकते हैं कि कोरोना काल में इन 2 वर्षों में लगभग 60 हजार जो इनटेक होते हैं, 60 हजार के करीब जो रिटायरमेंट होती है वह नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्यों सेनाओं के साथ राजनीतिकरण हो रहा है। 1973 के बाद जब डिफेंस पे कमीशन को हटाया गया और उसके बदले में सिविल पे कमीशन के अंदर लाया गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? राजनीतिकरण आखिर क्यों? वह कौन सा कारण था जो 1973 से लेकर अब तक सेना का जो गरिमा है, जो मनोबल है, जो स्टेटस है उसको गिराया जा रहा है। आज के तारीख में 60 हजार सेना का रिटायरमेंट होकर जो लोग आ रहे हैं उन्हें कौन सा गवर्नमेंट जो है वह जॉब दे रही है। मैंने बात किया था जो 25% लोग का तो परमानेंट हो जाएगा, परंतु जो 75% लोग बचेंगे उनका कोई स्कोप नहीं है। क्या गवर्नमेंट यह चाहती है कि जो सेना से रिटायर लोग आए वह क्या फिर से अपना ये 11 लाख 12 लाख रुपए लेकर पकौड़े की दुकान खोले, किराना की दुकान खोले, ऐसे छोटे छोटे धंधे उत्पादन करें? ऐसा सेनाओं के लिए यह बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं जॉब होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो 60 हजार लोग रिटायरमेंट होकर आते हैं उन्हें कौन सा गवर्नमेंट जॉब दी है? जब शॉर्ट सर्विस कमीशन बना था उस समय जो लोग भर्ती हुए थे उनसे वादा किया गया था कि उन्हें प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट मिलकर उन्हें जॉब देगी, परंतु बाद में ना गवर्नमेंट उस पे काम किया और जो प्राइवेट कंपनी थी वह तो भूल ही गई। तो ऐसा कहना कि इन 75% लोगों का जॉब सिक्योर है, मिल सकता है, यह नामुमकिन है। यही होगा कि ये लोग वहीं सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, कहीं बैंक के चपरासी बनेंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे ये लग सकते हैं। आखिर हमारे सेनाओं का राजनीतिकरण क्यों? इन बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या हमारी सेना ने सन 71, सन 65, 62 और 47 और कारगिल के युद्ध को जीत कर दिया, क्या उसी का यह हम उन्हें ताजपोशी कर रहे हैं? उन्हीं का यह क्या सम्मान कर रहे हैं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा एक जो बॉर्डर है वह चाइना और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आखिर हमारा दुश्मन है कौन? हमारा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है। और जब उन्हें यह पता लगेगा कि हम 4 साल के लिए एक नॉर्मल सेना बना रहे हैं, इससे उन लोगों का और मनोबल बढ़ेगा और हमारे देश को और वह डिस्ट्रॉयड करना चाहेंगे। तो यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन से लोग हैं जो इनका कैंपेन बंद करना चाहते हैं? वो कौन से लोग हैं जो मिलिट्री ऑफिसर पर अटैक कर रहे हैं? वह कौन सा लोग हैं जो सेनाओं को कंट्रोल में रखकर बाहरी लोगों के लिए रास्ता खुलवाना चाह रहे हैं? आखिर वह कौन सा लोग हैं जो सिक्योरिटी को खत्म करना चाहते हैं?
हमारे देश में आईएएस लॉ भी है, कहीं आईएएस लॉ भी तो नहीं सेना का स्तर गिराना चाहती हो। और ये बात हमारे राजनीतिक के लोग नहीं समझते हैं कि कहीं इसमें आईएएस लॉबी का भी तो हाथ नहीं है। हमने पहले ही बात किया था कि किशोरा अवस्था में जॉब मिलेगा और युवा अवस्था में उन्हें रिटायरमेंट मिलेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो रक्षा बजट पहले हुआ करता था वह 17% हुआ करता था, जो उसे प्रेजेंट गवर्नमेंट घटा कर 14% तक की बजट लाई है। क्या जो लोग अभी या अग्निवीर होंगे उनके लिए जो 75% रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनके लिए गवर्नमेंट का कोई स्कोप क्यों नहीं है? ना तो उन्हें डिस्चार्ज पैकेज मिलेगा, ना ही एक्स सर्विस मैन का दर्जा ही मिलेगा। अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऑफिसर को फ्री कैंटीन, फ्री मेडिकल की सुविधा आजीवन देना होगा, पर वह भी इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है। तो 75% लोगों को डंप किया जाएगा, यह लोग जॉबलेस हो जाएंगे और इन्हें जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट को सुझाव और हमारी जो डर है वह भी हम साझा आप लोगों के साथ करना चाहेंगे। हमारी सुझाव यह है कि इन अग्निवीरों स्कीम जैसे को इन्हें लेटर इंडेक्शन करना सही होगा। सेंटर आर्म पुलिस फोर्स में इन्हें ले सकती है। दूसरी कि इन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस, आईटीबीपी में भी ले सकती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति तो ट्रेंड हो चुका ना। मान लीजिए 2-2.5 साल का इनका ट्रेनिंग हुआ तो ये लोग ट्रेंड हो गए, तो इन्हें हम सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस, आईटीबीपी में ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेंड हो गए हैं। ये जो 75% जो रिटायरमेंट का ऑफर है, इसके लिए मैं इन सुझाव को दे रहा। और एक चीज और हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हें अगर रिटायरमेंट कर रही है तो इनके लिए जॉब सिक्योर करे कि हाँ, अगर आप रिटायर होकर बाहर आएंगे तो आपके लिए लिखित यह प्रूफ देना होगा कि आपके लिए जॉब है। और एक चीज और है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है, अग्निपथ योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर आप देख सकते हैं। अगर वह आपका सक्सेसफुल रहा तो हम आगे उसको पुश कर देंगे, आगे के जो सेनाओं के भर्ती उसमें लगा देंगे। निगेटिव थिंग में और जो हमारी डर है, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे 4 साल के बाद जो हमारे आर्मी है वह 4 साल तक जो जॉब करेंगे, तो उन्हें तो पहले से पता है कि उनका जॉबलेस होना 4 साल के बाद यह फिक्स है। तो क्या वो हमारे लिए इतने लॉयलिटी होंगे? क्या वह तन मन और धन से मां भारती की सेवा कर पाएंगे? यह सोचने और समझने की बात है। और मुझे यह डर है कि इन लोगों का जो हमारे अग्निवीर सेना होंगे, क्या वह इतने लॉयल्टी हो सकते हैं? वह मां भारती की सेवा के लिए क्या वो कभी अच्छे जवान बन सकते हैं? क्या वो अच्छे जवान बन सकते हैं? इसमें संदेह की भावना जरूरी है। हमारा एक और डर है कि कहीं ये मिनियल जॉब ना करें। जैसे मैंने पहले ही बताया, सिक्योरिटी गार्ड, एयर इंडिया में और भी ऐसी जगहों में, बैंक वगैरह में ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ना करें। क्या यह सेना की गरिमा गिराने की बात नहीं है? जो बच्चा इतने मेहनत करके 4 सालों तक मां भारती की सेवा के लिए तत्पर हुआ और उसे तत्कालीन जब उसके शरीर में देशभक्ति की भावना जगी तो उन्हें रिटायरमेंट कर दिया गया। जब ये लोग जॉबलेस हो जाएंगे तो मुझे यह डर है ये कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल ना हो जाएं, क्योंकि जॉबलेस हैं। और अगर हाल में ही हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, तो रसिया ने सोचा कि हम यूक्रेन को बहुत जल्द जीत लेंगे और उनको हम
अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। परंतु यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मजबूत सेना थी, कॉन्स्पिरेंसी आर्मी थी, जो 3 से 4 साल के लिए आती है। उन्होंने यह मोर्चा संभाला। क्योंकि उनकी सेना मजबूत है, इसलिए रसिया को मुक्की खानी पड़ रही है। इस एग्जाम्पल से भी हमको समझने की बहुत जरूरत है। अगर इस तरह कमजोर अगर हम ऐसी सेना का निर्माण करेंगे तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर पूरे देश की आंखें गड़ी हुई है। खासकर चाइना और पाकिस्तान का हमें भूलना नहीं चाहिए कि वे हमारे मुख्य रूप से दुश्मन है। देखिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक आना लाजमी था, इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक बताया। हमें अभी धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये नया स्कीम है, ये जो है योजना, ये नया स्कीम है। इसमें बहुत बार रिप्लेसमेंट होगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाए और फिर इसमें कोई और अच्छी सी पहल जोड़ा जाए। और इन 75% जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए, और ऑफकोर्स जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो जरूर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। और एक चीज अच्छी बात यह है कि मान लीजिए कि ये 25% जो है वो तो परमानेंट हो गए, परंतु जो 75% है उनके पास एक चीज और है कि इनके पास 11-12 लाख रुपए होंगे। तो ये लोग अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें तो इन्हें एक सुविधा होगा कि ये लोग कोई अच्छा सा अपना यूपीएससी, बीपीएससी आदि का ये लोग तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो भी जो अपने फ्यूचर को देखते हुए अगर काम करे तो ये लोग आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। जिसकी उम्र है उनकी बात कर रहा हूं। अगर एससी, एसटी, ओबीसी ये लोग हैं तो ये लोग कर सकते हैं। परंतु फिर बात यहाँ पे ये आती है ना कि हम आर्मी से निकले हुए लोग हैं और हमें फिर से इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब हमें ही ले लीजिए, मैं जब राजस्थान में 2 साल तक जॉब किया और उसके बाद जब फिर से स्टडी में आया तो वो फीलिंग नहीं थी जो हम ग्रेजुएशन पास किए। अगर तुरंत हमने स्टडी में लग गया होता तो उसका बात अलग होता, परंतु सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू अपनी आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति को देखते हुए हम फिर से अपने स्टडी में लग चुके हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए हम अभी तत्पर हैं। परंतु ये सबके साथ नहीं हो सकता। सब बच्चा हमारे जैसा, आपके जैसा नहीं है कि वह फिर से एक इतनी बड़ी सेना का जवान होकर वो फिर से अपनी पढ़ाई कर सके। आजकल ये 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में होता क्या है? एक तो इन्हें मेडिकल और कैंटीन की सुविधा नहीं है, जो हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो 11-12 लाख रुपए में तो हम अपना अभी की स्थिति में घर भी नहीं बना सकते। क्या अगर हम वहां पे 4 साल तक जॉब करेंगे तो क्या हम अपने फैमिली को तो कुछ रुपए भेजेंगे ना। अब मैंने जैसे वो चार्ट बनाया था जिसमें 21,000 रुपए पहले बार और ऐसे ही कुछ था, तो इसमें हमें कम से कम 10 या 12,000 रुपए सिर्फ खर्चा के लिए तो रखना पड़ेगा ना। उसके बाद जो बाकी पैसा बचा वो घर भेजे। हम जिस क्षेत्र में आते हैं उसमें तो यह कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें अगर 1% गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसका 12-13 फैमिली बैठकर खाता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इतने पैसों में हम अपना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जो ग्रास रूट के लोग हैं उनकी चाहत होती है कि हम परमानेंट जॉब करें। अच्छा, कौन बच्चा चाहेगा कि एक तो हमने 10th पास किया, हमारे पढ़ाई का स्कोप इन 4 सालों में खत्म, आप 4 साल के बाद 12 का सर्टिफिकेट देकर ही आप क्या ही कर लोगे जब उसको नॉलेज नहीं है आगे को ये सिविल सोसाइटी में एडॉप्ट करने की। हम क्या कर लेंगे, ये बच्चा क्या करेगा। ऐसे ही हम जिस क्षेत्र में आते हैं, बिहार और यूपी और ऐसे जो छोटे मोटे राज्य हैं, उसमें पढ़ाई का स्तर जो है वह कितना गिरा हुआ है आप समझ सकते हैं। 10th में तो हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, 10th तक हम क्या ही पढ़ाई किए होंगे। हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वह 11th 12th ग्रेजुएशन में ही तो माइंड का डेवलपमेंट होता है। और इस डेवलपमेंट के समय हम किशोरा अवस्था में तो रोजगार पा रहे हैं,
परंतु युवा अवस्था में 21-22 वर्ष के उम्र में हम रिटायरमेंट हो रहे हैं। क्या होगी उन लोगों की मनोस्थिति, इस पर गवर्नमेंट को सोचने और समझने की जरूरत है। मुझे नहीं पता जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ हैं और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ऑफिसर हैं, क्या वे लोग अपने बच्चे को इसमें झोंकना चाहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या राजनीतिक पार्टी के लोग अपने बच्चे को इस जॉब में भेजेंगे? नहीं भेज सकते। इसमें जाएगा तो कौन लोग जाएगा? SC, ST, OBC, गरीब तबके के बच्चे जाएंगे। और गरीब तबके के बच्चे का जो एजुकेशन का स्तर है वह पहले से इतना गिरा हुआ है, अगर फिर से उन्हें ऐसे वर्क में झोंका जाए वो तो और स्तर गिर जाएगा। उन्हें फिर से वही फुटप्रिंट पे आना होगा जो पहले वो आ चुके हैं। उनका अभी तो डेवलपमेंट होना बाकी है और फिर से हम ऐसी वर्ग में झुक कर क्या दिखाना चाहते हैं? यह कुछ नहीं, बस यह एक राजनीतिकरण है। हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि यह चुनाव जीतने का जरिया है। हम क्या कहेंगे ग्रामीण इलाकों में जाकर कि हमने प्रत्येक साल 10 लाख लोगों का नौकरी दिया, परंतु गांव वाले क्या समझें और ग्रास रूट के लेवल के लोग क्या समझें कि इसमें क्या खामियां हैं। 4 साल के लिए कौन बंदा चाहेगा? अभी मैं प्रेजेंट डे जहां पे रह रहा हूं, कितने कठोर परिश्रम के साथ बच्चे अपना स्टडी करते हैं, कितना दौड़ धूप करते हैं, कितना रनिंग करते हैं, हेल्थ का अपना प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, धूप में तपते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इतने कठोर मेहनत करते हैं। क्या वो बच्चा कभी चाहेगा कि इन 4 साल के लिए जॉब में जाए? 4 साल के लिए बच्चा कोई नहीं जाना चाहेगा। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि यह तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जस्ट चुनाव। मेरी यह शंका पहले से ही थी। जब हम फ्रेंड सर्किल में बातें किया करते थे तो हम यह अक्सर कहते थे कि देखना कि अगर जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा तो कुछ ना कुछ रोजगार के लिए किया जाएगा। और मेरा यह शक सही हुआ कि हम 10 लाख नौकरी, वो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब देने का जो नियम बनाएंगे उससे हम चुनाव जीत सकते हैं। परंतु यह सोचने समझने की जरूरत है। और हम सब आजकल क्या कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम और इन तमाम धार्मिक उन्मादों के पीछे पड़े हुए हैं। हमें इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। इसलिए हमारी यह देशवासियों से आह्वान है, हमारा यह रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बहकावे में ना आए। हम सब का धर्म अपना अपना प्यारा होता है, परंतु हम धर्म के लिए अपनी देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को खत्म नहीं कर सकते। इससे फायदा होगा तो जस्ट पॉलिटिकल पार्टी को होगा। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम इन सभी चीजों में, क्या वो कभी पॉलिटिकल पार्टी में आ पाएंगे? क्या उन्हें एक अच्छा सा पोजीशन मिल सकता है? कभी नहीं। राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं का बेटा ही बड़े बड़े प्रोफेशनल पे जाएगा, क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ बनेगा, बड़े बड़े कमीशन के चेयरमैन होंगे। किनके बच्चे? बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के। आप, हम और जो पार्टी के लिए मर मिटने को तैयार हैं उनका बेटा, और वो कभी नहीं इन बड़े पोजीशन पे आ सकते। इसलिए आप सब सद्भावना बनाए रखें और देश में शांति की अपील करें। जो लोग भी जिस धर्म से भी आते हैं वो सब लोग जस्ट शांति की अपील करें। इससे हमारे देश की सोवरेनिटी, एकता और अखंडता बनी रहेगी। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप सबको अगर मेरा इस क्लास से सुझाव मिला हो, आप कुछ समझ पाए हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हेमवंता गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।